नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में खेल होने वाला है। पहले जहां उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और अब खबर आ रही है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में टूट हो सकती है। कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के कम से कम 8 सांसदों के अजित पवार गुट में शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार ये सांसद अजीत गुट के संपर्क में हैं और इसकी घोषणा होने वाली है। इस राजनीतिक कदम को शरद पवार के नेतृत्व के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अजीत गुट को भारत का चुनाव आयोग पहले ही असली एनसीपी के रूप में मान्यता दे चुका है। बता दें, अगर ऐसा होगा और उद्धव की शिवसेना भी किनारे जाएगी तो कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। और ये भी कह सकते हैं कि मोदी ने कांग्रेस को अकेला करने के लिए दांव चल दिया है। रिपब्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की पार्टी के करीबी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि शरद पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कई अन्य रिपोर्टों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वो मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद की पैरवी कर रहे हैं। बता दें, सुप्रिया सुले ने हाल ही में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी, जिसके बाद ये भी सवाल उठा था कि क्या शरद पवार खेला करने जा रहे हैं या शरद पवार क्या मोदी के सामने झुक गए हैं। बता दें, एनसीपी एसपी ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और अब 8 सांसदों का अजीत गुट में जाने का फैसला हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आ रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटिंग की काउंटिंग होगी। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव एक फेज में होगा। चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के बाद दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव खत्म होने तक ये लागू रहेगी। दिल्ली चुनावों की तारीख के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम में हेरफेर के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और उन्हें हैक करना असंभव है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। हेरफेर के हर दावे की गहन जांच की गई है और उसे खारिज कर दिया गया है। इस तकनीक ने लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कायम रखा है। बता दें, वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगा रही है। सीएम आतिशी से लेकर बाकी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तारीखवार तरीके से बता रहे हैं कि कब, कहां और कितने वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं। हालांकि राजीव कुमार ने कहा कि लिस्ट से वोटर का नाम हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अचानक एक क्षेत्र से 10 से 20 हजार नाम काट दिए जाएंगे तो ऐसे में बड़ा मामला होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की सहमति से वोटर लिस्ट अपडेट होती है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट गिने गए हैं। कुछ मशीनों में मॉक पोल का डेटा नहीं हटाया गया तो ऐसा होता है। लाखों मशीन में 4-5 मशीनों में ऐसा हो सकता है। ऐसे मशीनों के वोट अलग रख लिए जाते हैं और गिनती खत्म होने के बाद और ये जीत हार के मार्जिन से कम होता है तो उम्मीदवार की जीत घोषित की जाती है। इस आरोप पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम में सिंबल डाले जाते हैं। उसी दिन बैटरी डाली जाती है, मॉक पोल होता है और उसी दिन एजेंट के सामने मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। उसके बाद ये पोलिंग के दिन निकाला जाता है। वहां भी पोलिंग एजेंट चाहे तो मॉक पोल होता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवारों का नॉमिनेशन 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा। बता दें, 2022 के विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से टिकट दिया और वो बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले रविवार को एक जैन मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आरोप हिंदुत्व संगठन पर लगाया गया। घटना के बाद से ही सागर में तनाव बना हुआ है, लेकिन जब से मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद घटना ने तूल पकड़ा। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोमवार 6 जनवरी को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें समूह को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर पर आक्रामक रूप से पथराव करते हुए, उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए और उसके अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हुए
दिखाया गया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ये घटना तब हुई जब इलाके में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने जैन समुदाय के युवाओं पर 4 जनवरी को हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने और मूर्तियों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि करीब 30 जैन युवक मुंह ढके कुलदेव मंदिर में घुसे और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि जैन मंदिर की जमीन को लेकर ये विवाद है। इस जमीन पर दूसरे समुदाय यानी हिंदुओं का अवैध कब्जा है, जिसे रविवार को खाली करवाया जा रहा था, लेकिन इसे हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का रूप दिया गया। इस जमीन को बेशकीमती बताया जाता है, जिस पर कई तथ्यों की नजर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल पर योगी सरकार को घेरा है और कुछ छिपाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जब पहली बार संभल जाकर लोगों से बात करना चाहता था, तब सरकार ने पाबंदी लगा दी। हमारे लोग दिल्ली और लखनऊ से संभल जाने के लिए तैयार हुए तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जब दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल वहां गया तो उसी शासन प्रशासन ने हमें जाने दिया। तो ये समझ से परे है कि सरकार क्या छुपाना चाहती थी, इसकी वजह से प्रतिनिधिमंडल को पहली बार वहां नहीं जाने दिया गया। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। अब सांसद पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ बीपीएससी परीक्षार्थियों की मांगों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने परीक्षार्थियों की समस्याओं के हल का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनकी सभी मांगें पूरी होंगी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने बीपीएससी पेपर लीक में दोषियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 2013 के रेप केस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए कि जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वो अपने अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेंगे। बता दें, आसाराम पर सूरत की एक महिला ने 2013 में बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो इलाके में बीते सोमवार 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी घुसने के बाद 9 मजदूर फंस गए। हालांकि 3 के मरने की आशंका जताई जा रही है। फंसे हुए को बचाने के लिए सेना नौसेना के गहरे गोताखोरों को तैनात किया गया है। एलोन मस्क अमेरिका के बाद अब दूसरे देशों में भी राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ लगातार कई देशों के नेता बोल रहे हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क की आलोचना करने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले किसने ये सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्कों में से एक के मालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी आंदोलन का समर्थन करेंगे और जर्मनी समेत कई देशों के चुनावों में सीधे दखल देंगे। अलग अलग देशों में फ्रांस के राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने मस्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई देशों में चुनावों में उनके दखल देने की बात कही। बता दें, मैक्रों के मस्क से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल में नोट्रे-डेम कैथेड्रल को दोबारा खोले जाने के मौके पर उन्होंने मस्क को आमंत्रित भी किया था। इससे पहले जर्मनी सरकार के एक प्रवक्ता ने मस्क का नाम लेकर कहा था कि वोटरों पर मस्क का लिमिटेड असर है। उन्होंने कहा कि सामान्य, समझदार और सभ्य लोग इस देश में ज्यादा हैं। बता दें, जर्मनी में अगले महीने मध्यावधि चुनाव होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एलन मस्क के ब्रिटिश सरकार पर किए गए हमलों का जवाब दिया था। चुनावी रूप से एक्टिव एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर बयान दिया। ट्रंप के नए अमेरिकी प्रशासन में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे मस्क ने ट्रूडो के इस्तीफे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2025 अच्छा दिख रहा है। ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। कियर स्टारमर का पर्दाफाश हो चुका है। नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर में अपराध 95% कम कर दिया है। जेवियर मिली ने 2008 के बाद पहली बार सरप्लस जुटाया है। शानदार लोगों ने तरक्की की है और बिल्कुल सही समय पर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।